जो वो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड का निर्माण कैसे होता है। अब हम आपको बताते हैं जंतु प्राणी भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कुछ अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। जो पौधे खाते हैं, कुछ जंतु पौधे व जंतु दोनों को खाते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। अब कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का सीधा उपयोग नहीं कर सकते, तो इसको सरल पदार्थों में बदलते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, और इसी प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। अब खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां होती है। कुछ मधुमक्खी, मरमर पक्षी है वो पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव और जो होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्व प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निकल जाते हैं। इस तरह सब में अपने अपने भोजन को अंतर्ग्रहण करने की अलग अलग विधि होती है। अब मानव में भोजन मेनली हमें क्या पढ़ना है कि हम जो मनुष्य हैं हम अपना भोजन कैसे पचाते हैं। भोजन को मुंह में लेना अंतर्ग्रहण हो गया। अब उसको पचाने के लिए भोजन को जब अंदर चला जाता है तो वो कौन कौन से प्रोसीजर से होकर गुजरता है, ये हम बताते हैं। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को हम कुछ भागों में बांटते हैं। मुख्य गुहिका, ग्रास नली या ग्राशिका, अमाशय, शुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत, वृद्धांत्र यानी कि बड़ी आंत, जो कि मलाशय से जुड़ी होती है, और लास्ट में होती है मलद्वार या गुदा। सभी भाग मिलकर आहार नली या पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, वैसे वैसे उसका पाचन होता रहता है। और उसमें कुछ ग्रंथियां होती है, कुछ रस होते हैं, जिससे कि वह अब उस भोजन को पचाते रहते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल व संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ये जो अब आपने डायग्राम देखा है, पहले मुख गुहिका, लाला ग्रंथियां, जीभ पर लाला ग्रंथियां होती है, फिर ग्रशिका, फिर यकृत, पित्ताशय, अमाशय, अमाशय के नीचे अग्नाशय, अग्नाशय के नीचे शुद्रांत, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। अब है मुख और मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण किससे होता है? मुख से होता है, और इसको अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कह देते हैं। अभी क्या होता है कि हम कुछ प्रैक्टिकल करना चाहें तो जैसे कि अपने मुंह पर वो क्या है, हाथ धोएंगे, दांतों को वो दर्पण में देखते अपने दांतों की गणना करेंगे, तर्जनी से दांतों को छू कर महसूस करेंगे कितने प्रकार के दांत है। इस तरह की ये जो भी प्रैक्टिकल है ये आपको इसमें बताया गया है। हमारे मुख में लाला ग्रंथियां होती है, जो लाला रस स्रावित करती है। बताया था ना, जीभ पर लाला ग्रंथियां होती है जो कि रस स्रावित करती है। अब जैसे कि एक में आपने ले लिया उबले हुए चावल, दूसरे में ले लिए मुख से जब उबले हुए चावल चबाकर दूसरी पकड़ने में डाले, फिर उसमें हमने डाल दी आयोडीन, फिर उनको हम देखा तो क्या हुआ, जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख के अधरतल से जुड़ी होती है, और जीभ आगे की तरफ स्वतंत्र होती है और किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। आपको जीभ के कार्य तो ज्ञात ही होगी। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है और निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। अभी आप कुछ प्रैक्टिकल करके देखो, जैसे चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती, ये सब लो और उसको अपनी जीभ पर रखो, फिर देखो कि टेस्ट करो कहाँ कहाँ उसका टेस्ट हमें पता चलता है। खट्टा कहाँ है, मीठा कहाँ है, नमकीन कहाँ है, कड़वा कहाँ है। अब भोजन नली मुख से कहाँ गया, भोजन नली में गया, ग्रशिका में गया। निकला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रशिका में जाता है। ग्रशिका गले व वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रशिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। जैसे जैसे ये संकुचित होती है वो पीछे की ओर चला जाता है। और अमाशय कभी कभार हमारा अमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकारने को करता है, जिससे हमें उल्टी आ जाती है। अब है अमाशय मोटी भित्ति वाला एक थैली नुमा संरचना होती है, जो कि जे की शेप में होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, और ये ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है।
अमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करते हैं। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करते हैं जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही ये माध्यम को अम्लीय भी बनाते हैं, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। अब अमाशय के बाद कहते हैं शुद्रांतर। शुद्रांतर लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत व अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में कुछ रस भी होती है। यकृत जो होता है, यकृत जो होता है वो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें पित्तरस होता है और इसमें जो एक थैली में संग्रहित होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे होती है और जो कि अग्नाशिक रस स्रावित करती है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब शुद्रांतर निचले भाग में पहुंचता है, जहां अंतररस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा वसाम कोलेस्ट्रॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में चेंज हो जाते हैं। अब शुद्रांतर में अवशोषण कैसे होता है। पचा हुआ भोजन जो होता है अवशोषित होकर शुद्रांतर की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिका में चले जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। शुद्रांतर की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान की रचनाएं होती है, जिसे रसांकुर कहते हैं। रसांकुर पचे हुए भोजन के अवशोषण होते तल क्षेत्र को बढ़ा देती है। दीर्घ की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, रुधिर वाहिका में चले जाते हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को हम स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल में होता है और एनर्जी फ्री होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता वो कहाँ वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। अब वृद्धांत्र क्या होता है, वो शुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी होती है और छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जल व कुछ लवणों का अवशोषण करना है और बचा हुआ पदार्थ जो होता है मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में बाहर आता है। समय समय पर गुदा मल बाहर निकल जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। अब घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। घास खाने वाले में जैसे कि गाय है, गाय में क्या वो फटाफट फटाफट घास खा लेती है, पर बाद में उसको जुगाली करती रहती है। आपने देखा वो चबाती रहती है, तो क्या होता है उसके अमाशय में वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे रूमेन कहते हैं, और वो धीरे धीरे उसको पचाती रहती है। तो इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। अब इसे जैसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रूप में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्रांतर व वृद्धांतर के बीच एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा होते हैं, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होती है, इसलिए जो मनुष्य है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी है जिनमें मुख भी नहीं होता, पाचन तंत्र भी नहीं होता, तो वो कैसे पाचन करते हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाले एक कोशिक जीव है। अमीबा की एक कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, जिसमें केंद्र और कोशिका द्रव्य के समान अनेक धानियां होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति स्थिति बदलता रहता है और एक से अधिक उसके फर्टाइल पादाब निकलते रहते हैं, जिन्हें हम फर्टाइल कहते हैं, जो इन्हें गति व भोजन पकने में सहायता करते हैं। जैसे कोई भोजन आता है, ये अपने पादाब को बढ़ाता है, उसको भोजन को अंदर फंसा लेता है, फिर उसको उसमें स्राव करके रस को, पाचक रस को स्राव करके उसको छोटे पदार्थ में बदल देता है और फिर उसको अवशोषित कर लेता है, और जो बचा हुआ होता है उसको अपशिष्ट खाद्य दवाने द्वारा बाहर निकाल देता है। तो इस तरह हमने आपको पढ़ाया कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। ओके, थैंक